भारतीय राष्ट्रवाद विविधता ही भारत की मूल पहचान। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए सांप्रदायिक सद्भाव बहुत ज़रूरी है। विभिन्न संप्रदायों के आपस में लड़ने से राष्ट्र कमज़ोर होता है। सांप्रदायिक विद्वेष से सामाजिक शांति भंग होती है और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति बाधक होती है। विभिन्न संप्रदाय और राष्ट्रवाद से हमारा यह अभिप्राय भारतीय दृष्टिकोण के संबंध में है। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व इसका समन्वयवादी दृष्टिकोण है। यहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग आपस में हिल मिल कर रहते हैं, पर कभी कभी इनमें आपसी झड़पें हो जाती हैं। इन झड़पों से हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हाल के वर्षों में सांप्रदायिकता का जहर बड़ी तेज़ी से फैलने लगा है। असहिष्णुता के तर्क को लेकर इसके पक्ष विपक्ष में काफ़ी घमासान मचा है। यह भारत के विकास के लिए शुभ नहीं है। हमें सांप्रदायिक वैमनस्य को मिटाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं है। लगता है सांप्रदायिकता कहीं से थोपी गई है। हमें किसी प्रकार की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें अपने अपने धर्म के अनुसार चलने की पूरी स्वतंत्रता है। विदेशी कूटनीति के चलते यहाँ कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। भारत के मुसलमान, ईसाई, पारसी इत्यादि धर्मों को मानने वाले यहाँ के सच्चे नागरिक हैं। इन्होंने भारत के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण बार बार दिया है। अभी वर्तमान राजनीति के कोलाहल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे राजनेताओं ने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीतिक चाहत को इच्छा शक्ति ने भी राजनीतिक संप्रदायवाद की भावनाओं को उभारकर आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए एक विकराल समस्या खड़ी कर दी है, जिसका दंड वर्तमान पीढ़ी के लोगों को भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार सांप्रदायवाद रूपी राजनीतिक हथियार हमारी राष्ट्रवाद की भावना को गहरी ठेस पहुंचा रहा है। मजहब यानी संप्रदाय आपस में वैर करना नहीं सिखाता। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो संप्रदाय विशेष के लोगों में किसी भिन्न संप्रदाय के लोगों के प्रति अविश्वास का भाव पैदा कर देते हैं। हमारी राष्ट्रीयता यह मांग करती है कि ऐसे लोगों की पहचान करें और उन्हें कड़े से कड़ा दंड दें। हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यह भारत सबका है। सबके आपसी सद्भाव से ही भारत का अपेक्षित विकास संभव है। संप्रदायों को अपनी अपनी सांप्रदायिकता संकीर्णता से ऊपर उठकर भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान करना चाहिए। संप्रदायवाद की भावना राष्ट्रवाद की एकता के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। विभिन्न संप्रदाय और राष्ट्रवाद के प्रति लोगों के संकीर्ण विचार होने के कारण क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देना, अपने क्षेत्र को प्रेम करना गलत नहीं माना जा सकता, परंतु जब इस प्रेम के साथ दूसरे क्षेत्र या राज्य के प्रति घृणा की भावना उमड़ पड़े, तब यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती सिद्ध हो जाती है। संप्रदाय के नाम पर आपसी संघर्ष राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। सांप्रदायिक दंगे राष्ट्र के माथे पर कलंक हैं। पिछले इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि वर्तमान समय व पीढ़ी पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। वह उसका सकारात्मक पहलू है या नकारात्मक पहलू। वर्तमान में विभिन्न संप्रदाय और राष्ट्रवाद के प्रति हमारा आधार दृष्टिकोण क्या है। यूँ तो हम सभी संप्रदायवाद रूपी समस्या को देख रहे हैं और इसका राष्ट्रवाद पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, या एक तरह से कहें कि यह राष्ट्रवाद के लिए एक गंभीर चुनौती है और भविष्य में भी उससे अछूता नहीं है। अगर अब भी हम समय रहते अपने दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव न ला सकें तो आने वाली हमारी पीढ़ी को संप्रदायवाद का विस्फान करना पड़ेगा और राष्ट्रीयता खतरे में पड़ जाएगी।
विविधता ही इस देश की विशेषता है। किसी क्षेत्र का निर्माण भूगोल, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक, आर्थिक विकास इत्यादि जैसे तत्वों के आधार पर होता है। इसी आधार पर अंग्रेज़ों के ज़माने में प्रशासनिक क्षेत्रों अथवा राज्यों का गठन हुआ। अपने क्षेत्र से अधिक लगाव रखना व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, परंतु जब इस लगाव की भावना के कारण दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना आ जाती है, तब क्षेत्रवाद की समस्या उपस्थित हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। इस कदम से एक और भाषाई प्रेम और विकास को प्रोत्साहन मिला, परंतु दूसरी ओर देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को गहरी ठेस लगी। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिक भावना है। भारत में इस भावना का उदय अंग्रेज़ों की नीति के फलस्वरूप हुआ। इतिहास के पन्नों को पलटने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज में किसी भी समय सामाजिक समता विद्यमान नहीं रही है। सामाजिक समता को एक आदर्श ही माना जा सकता है, जिसे व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता है। सामाजिक विषमताएं सदा से उपस्थित रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज भी भारत को सामाजिक विषमताओं की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जाति भेद, लिंग भेद, संप्रदाय भेद, अस्पृश्यता, गरीब अमीर का विभेद इत्यादि जैसी सामाजिक विषमताएं भारत में विद्यमान हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनेक प्रावधान कर सामाजिक समता की स्थापना का प्रयास किया है। सामाजिक समता को व्यवहारिक रूप देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ अन्य कदम उठाने की भी आवश्यकता है। मध्यम समाज के संपन्न वर्गों का नैतिक कर्तव्य है कि हमारे ही समाज के निचले तबकों को आगे लाने में अपने कदम बढ़ाएं। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एवं कॉरपोरेट कंपनियां सहयोग दे रही हैं, लेकिन भारत बड़ा देश है और जनसंख्या अधिक होने के कारण जो सहयोग दिया जाता है उससे भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। अतः इसके साथ समाज के सुविधा संपन्न लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। सर्वेक्षण में तो हर साल करोड़पतियों एवं अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन समाज के प्रति उनकी भागीदारी कुछ अपवादों को छोड़कर काफ़ी निराशाजनक है। अतः ये लोग अपनी भागीदारी से भाग रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इनसे सख्ती से पेश आए। दुख के अभाव में सुख का और अंधेरे के अभाव में उजाले का कोई महत्व नहीं होता। इस दृष्टि से 20वीं सदी के लंबे कालखंड की समीक्षा करते हैं तो समझ में आता है कि भारत ने दासता से मुक्ति के बाद लंबी यात्रा करके अनगिनत अनुभवों के आधार पर अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में सारी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। इस यात्रा से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक दूरियां तो घटी हैं, किंतु धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दूरियां बढ़ी भी हैं। यही कारण है कि मानव मूल्य तिरोहित हुए हैं। वास्तव में हर देश की मूल संस्कृति ही उस देश की पहचान हुआ करती है। भारतीय संस्कृति की पहचान बहुत कुछ यहाँ को आदि मूल संस्कृति से है। वह वन, पहाड़, नदी, घाटी से जन्मती है और वट वृक्ष की तरह बढ़कर खुद शीतल छाया प्रदान करती है। इसका एक ही उत्तर है कि इसके लिए संपूर्ण देश से राष्ट्रीय संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। राष्ट्र का एक धर्म, एक भाषा, एक राष्ट्रीयता एवं एक सर्वमान्य शिक्षा होना अनिवार्य है। इसके लिए भारतीय मन मस्तिष्क को विकसित करना होगा। हमारे पास क्या नहीं है, इतना अधिक है कि भारतीयता के प्रति विदेशी आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ का आध्यात्म, यहाँ का पहनावा, यहाँ का दर्शन, यहाँ का जीवन, यहाँ की चिकित्सा पद्धति, यहाँ की कलाएं उन्हें प्रभावित कर रही हैं और हम हैं कि उनका दुष्चरित्र ग्रहण करते जा रहे हैं।